Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of classification of the colloids. Classification based on the type of dispersed phase, है ना। तो हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज की बेसिस पर हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, ये क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्या होंगे? एग्रीगेट होंगे और सुटेबल सॉल्वेंट यानी डिस्पर्जन मीडियम में। ये क्या है? डिस्पर्स फेज्ड के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में हम डिसोल्यूशन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद ये क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होकर आपस में ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाते हैं। यानी यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज का इनका साइज होता है। ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। ये क्या बने? सोल, कोलाइडल सोल। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिला आपको, राइट। और इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्योंकि ये क्या है? छोटे छोटे किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज के बेसिस पर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल गोल्ड सोल। ठीक है, गोल्ड सोल भी क्या होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आता है। और सल्फर सोल के हज़ारों एटम जो होते हैं S8 की फॉर्म में। सल्फर क्या होते हैं? ये इस तरह से सल्फर 8 एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? एक तरह का मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड है स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। एक्चुअल में ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और हो सकता है कोलाइडल रेंज के ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन है ना, स्टार्च है, ये सब। अब इनको हमने सुटेबल सॉल्वेंट में यानी डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व किया। डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो इनके जो साइज का पार्टिकल है वो हो जाता है कोलाइडल रेंज, है ना। कोलाइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज। सो वी कैन से द मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। इनको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद हम इनके साइज को ऑब्जर्व करते हैं तो इन मॉलिक्यूल का साइज कोलाइडल रेंज का आ जाता है। सो दीज आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्टार्च। यू नो अबाउट वेरी वेल स्टार्च। चावल में स्टार्च होती है, पोटैटो में स्टार्च होती है ना। सेल्यूलोज, प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, वो भी एक तरह का क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स है। प्रोटीन्स क्या होती हैं? मोनोमर यूनिट अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स में भी प्रोटीन होती है। एंड पॉलीमर्स, ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक रबर, टायर वगैरह जो बनाए जाते हैं, सिंथेटिक रबर हो गया, नायलॉन हो गया, है ना। पॉलीथीन जिस पे बेंड किया गया है, पॉलीथीन काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट करती है। एंड पॉलीस्टायरीन, तो ये सब के सब क्या हैं? ये पॉलीमर्स के एग्जाम्पल होते हैं। और ये पॉलीमर्स भी एक अलग सेपरेट चैप्टर पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, है ना। सिंथेटिक पॉलीमर में आपको ये सब समझना होगा। अच्छा, तो ये थे इसके एग्जाम्पल। और इसके बारे में की पॉइंट आप समझ लीजिए। जो की पॉइंट हैं वो हैं स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल। ठीक है, और रिजेंबल ट्रू सोल्यूशन के जैसे दिखते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। तो ये था मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे थर्ड, एसोसिएटेड कोलाइड। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं? जैसे सोप और डिटर्जेंट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट की आप बात कर लीजिए, और सोप। अगर नॉर्मली हम इसमें बहुत कम अमाउंट इसको एक डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व करेंगे यानी पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। यानी
लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट डिजोल्व, यानी ये क्या है एक तरह का, ये क्या है एक तरह का डिस्पर्स्ड फेस, ये क्या होंगे एक तरह की डिस्पर्स्ड फेस, मैं डी पे लिखूंगा। डिजोल्व किया मैंने डिस्पर्जन मीडियम, सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम मीन्स यहाँ पे वाटर मैंने लिया, उसमें डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद हमने एक या दो मॉलिक्यूल लिए होंगे, तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एक्ट एज द नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बात। अब हमने हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट की हमने हायर कंसंट्रेशन ली और इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया। तो इसको जब वाटर में डिजोल्व करा, यानी डिस्पर्स्ड मीडियम वाटर हमने लिया है और उसमें हमने डिजोल्व किया है, तो हमने ये देखा कि ये एग्रीगेशन हो जाता है, इनका क्या होता है एसोसिएशन हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। तो एग्रीगेट पार्टिकल जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल ऑफ सोप, सपोज मैंने इसमें सोप डाला था तो ये बना लेगा माइसेल। क्या बनाएगा स्टूडेंट, दिस इज फॉर्म माइसेल। ठीक है, तो जो एक माइसेल होता है, वन माइसेल, वो 100 या उससे ज़्यादा डिटर्जेंट और सोप के मॉलिक्यूल्स को रख सकता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको कि वन माइसेल कंटेन 100 मॉलिक्यूल्स और मोर देन 100। अब स्टूडेंट एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पे हम कराते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर 0 डिग्री करा देंगे तो कैसे डिजोल्व होगा। तो एक सुटेबल टेम्परेचर है, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस पर क्या होता है एसोसिएटेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और स्टूडेंट इसकी भी एक कंसंट्रेशन होती है कि भाई इतना ज़्यादा आप सोप डिटर्जेंट डालेंगे तो सैचुरेट ही हो जाएगा वो। तो एक कंसंट्रेशन मानी गई है जिसको हम बोलते हैं CMC, इसे कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। इसकी जो रेंज होती है एक्चुअल में 10⁻⁻4 टू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में और भी समझेंगे, इसको आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट आप समझेंगे एसोसिएटेड कोलाइड में माइसेल फॉर्मेशन कैसे होता है हायर कंसंट्रेशन में। तो सोप जो है सोडियम और पोटेशियम के हायर फैटी एसिड सॉल्ट होते हैं। सोप इज़ अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, जैसे हम इसको RCOONA से रिप्रेजेंट करते हैं। R जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोडियम स्टीरेट C17H35COONA, ये सोप का फॉर्मूला है, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये यहाँ तक जो है दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन। ये क्या है हाइड्रोकार्बन चेन। और स्टूडेंट जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इसको हम टेल बोलते हैं, ये इसकी पूंछ होती है। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने कहा पेट्रोल डीजल ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं यानी पानी से दूर भागते हैं। तो ये भी क्या है आप समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पानी से दूर भागते हैं यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं स्टूडेंट। कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से दूर यानी वाटर रिपेलिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ये वाटर को रिपल करते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। ओके, वाटर रिपेलिंग। नाउ ये जो है इसको हेड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्टूडेंट CO सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये जो आयन है COONA, मोस्टली हम इसकी जब बात करते हैं तो ये होता है हेड, इसका सिर होता है ये। और इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये जो होगा स्टूडेंट ये होगा हाइड्रोफिलिक। ठीक हो गई बात। अब क्लीजिंग एक्शन ये कैसे शो करते हैं, हमने यहाँ पे वाटर लिया और स्टूडेंट वाटर में हमने एक कपड़ा डाला और यहाँ पे क्या लगा है, ऑयल लगा होगा इसमें, या फिर ग्रीस हो सकता है। ठीक है, डर्ट हो सकती है। तो डर्ट लगी है, ग्रीस लगा है या ऑयल लगा है, तो पानी भरा हुआ है इसमें और हमने इसमें क्या डालना है, हमने सोप डाला है ना। हमने क्या डाला, सोप, साबुन, C17H35COONA। तो ये आयन टूटेंगे, इसके आयन टूटने पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो डर्ट आपको यानी ये ऑयल जो दिखाई दे रहा है
इसमें इसकी ये जो टेल होगी ये इधर भागने की कोशिश करेगी इस तरह से, इसको इस तरह से ऐसे इसमें भागेगी ये टेल। अब क्यों भाग रही है? क्योंकि ऑयल के अंदर तो पानी होगा नहीं, तो टेल जो होती है कैसी होती है? वाटर रिपेलिंग होती है, पानी से दूर भागती है। यानी हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग है ना। तो और जो हेड होगा यानी COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये पानी की तरफ भागेगा, ये पानी की तरफ भागेगा। ठीक हो गई बात? CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो जो हेड है वो पानी की तरफ भाग रहा है और जो टेल है वो पानी की तरफ जा रही है, सॉरी ऑयल में जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा? इनमें रिपल्शन होगा, ये इधर भागेगा इधर और ये पानी की तरफ भाग रहा है। तो जो डर्ट होगी वो इसमें पानी में अलग हो जाएगी और सेटल डाउन हो जाएगी। कपड़ा साफ़ हो जाता है, यानी क्लॉथ साफ़ हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो टेल है वो ऑयल या ग्रीस की ड्रॉप में चली जाती है, ठीक है। और जो हेड होता है वो बाहर आता है पानी में, और जिससे कि जो डर्ट होती है ये इस तरह से खींचता है, ये इधर खींच रहा है और ये टेल इसके अंदर को जा रही है। धीरे धीरे क्या करता है? इसको ये हाइड्रोकार्बन की जो टेल होती है ये ऑयल और डर्ट या ग्रीस को कपड़े से हटा देती है। इसे बोलते हैं क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप, क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। क्लीजिंग एक्शन इसी को बोला जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में एसोसिएटेड कोलाइड। और एसोसिएटेड कोलाइड में ये माइसेल का फॉर्मेशन, जब कोई डर्ट होती है तो ये इस तरह से माइसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डर्ट है, ठीक है। ग्रीस लगा हुआ है, हमने इस कपड़े को इसमें डाला है और उसमें क्या करना है? हमने डिजोल्व कर देना है किसको? माइसेल्स यानी सोप या डिटर्जेंट को। तो स्टूडेंट सोप या डिटर्जेंट हमने डाला तो देखो वो एग्रीगेट होगा, और एग्रीगेट होकर किस तरह से एक माइसेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे देखेंगे आप। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट वो है कंपैरिजन बिटवीन द मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो लाइन हमने लिखी है इसमें दे कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द एटम्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, और वो एग्रीगेट होकर क्या बना रहे थे? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बना रहे थे। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज देमसेल्फ आर लार्ज साइज, है ना, वो बड़े साइज़ के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड में। तो स्टूडेंट एसोसिएटेड कोलाइड जो होते हैं दे बिहेव अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन एंड कोलाइड एट हायर कंसंट्रेशन एग्रीगेट पार्टिकल्स, राइट। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन देम आर हेल्ड बाय द बिग वंडरवॉल फोर्सेस, राइट। यहाँ पे जो होते हैं वंडर फोर्सेस होल्डिंग इन द पार्टिकल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन जब आ जाती है तो मैक्रोमोलिकुलर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है फोर्सेस। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड में। यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक होती है बात। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसमें आपने वंडरवॉल फोर्स के अकॉर्डिंग समझ लिया है। आगे जो है इसको समझेंगे हम। नेक्स्ट स्टूडेंट है मॉलिक्यूलर मास आर नॉट वेरी हाई। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में मॉलिक्यूलर मास आर हाई, ये ज़्यादा होता है। एसोसिएटेड में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आर जनरली हाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लायोफिलिक इन नेचर। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कैसे होते हैं? लायोफिलिक के नेचर के होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड की, दे आर लायोफोबिक इन नेचर। और यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट देयर मॉलिक्यूल्स है बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है।
तो यहाँ तक ही हमने कंप्लीट किया, बाकी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।